हेलो प्यारे बच्चों, सब बढ़िया। चलो आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। ध्यान से पढ़ना भाई। हम लोग अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है 12th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें लास्ट क्लास को जो हम डिराइव किए थे फार्मूला, आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे इससे पहले वाला तो आपको पता होगा। हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चर्चा किए थे लास्ट क्लास को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि यह एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का किसी कंडक्टर में। जैसे कोई वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, दैट एवरेज स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ वर्ड एवरेज यूज करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हर समय एक जैसा वेलोसिटी नहीं रहता है, वेलोसिटी उसमें घट बढ़ होता रहता है। जो हम लोग देखे थे लास्ट क्लास को कि यह कोई कंडक्टर है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यह इलेक्ट्रॉन इधर की ओर एक्सेलरेट करता है। शुरू में रैंडम मोशन होता है, बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन जो है रैंडम होता है। रैंडम मोशन होने की वजह से कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पर फोर्स लगने लगता है और यह एक्सेलरेट करता है, तो इसका स्पीड बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वह जाके फिर से किसी आइटम से टकरा जाता है, किसी स्टेशनरी आइटम से टकरा जाता है और वह अपना वेलोसिटी लूज कर देता है, फिर से एक्सेलरेट करता है, फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो इस कारण से क्या है कि वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन नहीं कर पाता है। वेलोसिटी घटता है, फिर बढ़ता है, फिर टकराता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और इस कारण से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है एक एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। और जो टक्कर होता है, उस टक्कर का जो टाइम लगता है दो टक्कर के बीच में, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। यहाँ भी यह एवरेज टाइम बोला जाता है, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। क्यों? क्योंकि कभी कोलिजन पहले हो गया, कभी कोलिजन में ज़्यादा समय लग गया, तो कोलिजन होने का भी समय एक जैसा नहीं है। तो ऑन एन एवरेज जो कोलिजन के बीच का टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं हम। तो रिलैक्सेशन टाइम में कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स का आइटम्स के साथ होता है। और यहाँ पे हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ई यानी फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन गुने टाइम यानी रिलैक्सेशन टाइम। यह था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यह पहला इक्वेशन आया था। और दूसरा करंट के साथ इक्वेशन आया था, करंट बराबर हो गया था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के टर्म में वी बराबर आई अपॉन ई एन ए। और इसका हम लोग डेरिवेशन किए थे और उस डेरिवेशन में बताए थे कि एक सेकेंड में यह वीडी लेंथ का जो चार्ज होगा वह फ्लो कर जाएगा। और इस वीडी लेंथ में कितना फ्री चार्ज होगा उसके लिए क्या था, नंबर ऑफ कितना फ्री चार्ज होगा, तो एन नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गुने वॉल्यूम, यह था वॉल्यूम। इतना फ्री चार्ज होगा और फ्री चार्ज कैरियर होगा जो कि इलेक्ट्रॉन है, और ई से गुना कर देंगे, यही हो जाएगा चार्ज। तो यही था करंट बराबर, और यहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया आई अपॉन ये ने। तो बस दो लाइन का ये डेरिवेशन और दो लाइन का यह डेरिवेशन था। तो अब इस दो इक्वेशन पर आधारित इसी क्रम में हम लोग एक निकाले थे कि करंट डेंसिटी भी हम लोग निकाले थे। इस दोनों इक्वेशन को मिला के बनाए थे कि आई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई अपॉन ई एन ए बराबर ई अपॉन एम टाउ। यह लास्ट क्लास को हम लोग बढ़ाए थे। तो आई अपॉन ए करंट डेंसिटी बराबर आ गया था एन ई स्क्वायर्ड कैपिटल ई अपॉन एम टाउ, और यही कहलाता था कंडक्टिविटी। तो लास्ट क्लास तक हम लोग इतना पढ़े थे कि यह कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, यह था कंडक्टिविटी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी जस्ट इसका उल्टा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। आज हम लोग इसके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं
लास्ट क्लास को हम लोग पढ़े थे डेंसिटी बराबर m/n/e² टाउ। अब इसको जैमा नंबर इक्वेशन बोले हो, शायद चौथा बोले थे, जो भी इक्वेशन था उस इक्वेशन को ध्यान में रखना है, m/n/e² टाउ। ठीक है, अब आज देखते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम डिड्यूस करते हैं कि क्या होगा। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं V = IR, इसको हम डिराइव करके देखते हैं क्या आता है। क्या हमारे पास इक्वेशन है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही देखेंगे। यूजिंग कौन कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर E/m टाउ एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन बराबर IENA। यहाँ से हमको आ जाएगा I/ENA बराबर EE/m टाउ। तो उस समय इसी फार्मूला से हम लोग आगे बढ़े थे, लेकिन इस बार हम वोल्टेज के टर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। वोल्टेज के टर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो करंट को करंट रहने देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज के टर्म में हम बात करेंगे। अगर कोई कंडक्टर है, ध्यान देना, अगर कोई कंडक्टर है, इसका लेंथ अगर L है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा वह हो जाएगा E/L। E/L होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बटा लेंथ। तो यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे तो I/ENA बराबर हो जाएगा वेलोसिटी की जगह पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस बटा L, तो E/m टाउ, और यहाँ हो जाएगा V/L, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V/L। ठीक है, तो अब ये V बराबर क्या होगा, तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो V बराबर हो जाएगा आपको V = नीचे वाला सब यहाँ ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो m/L अपॉन NE² टाउ और बटा में A गुने I। यह देखो, यह आएगा V की जगह पे। तो अब क्या है कि फॉर गिवन कंडक्टर, फॉर अ गिवन कंडक्टर, गिवन कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर और गिवन कंडक्टर के लिए यह वाला पूरा टर्म जो है वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पूरा टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही हम लिखेंगे कि m/NE² टाउ गुने L/A इज कांस्टेंट। यह क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को हम रेजिस्टेंस बोल दिए। यही रेजिस्टेंस बराबर हो गया m/NE² टाउ L/A। इसमें यह वाला टर्म जो है m/NE² टाउ डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एट गिवन टेम्परेचर। देखो, कोई भी कंडक्टर दिए थे, कोई भी अगर वायर दिए तो वायर का लेंथ और एरिया तो वायर पर डिपेंड करेगा कैसा वायर दिए हो, लेकिन m और NE² टाउ यह मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जैसे m तो मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, E हो गया चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो यह भी मटेरियल पर नहीं, मेन मटेरियल पर डिपेंड कौन करता है, n और टाउ। तो सही बात पूछो तो n और टाउ क्या है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। n और टाउ जो है, n डिपेंड करता है मटेरियल पर, कैसा मटेरियल है, उसमें की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है, और रिलैक्सेशन टाइम भी मटेरियल और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन है। एक ही टेम्परेचर पर अलग अलग मटेरियल में रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा। ठीक है, तो यह दो चीज जो है मटेरियल और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बाकी कंडक्टर से कोई मतलब नहीं है। एल और ए जो है वह वायर पर डिपेंड करता है कि वायर का लेंथ कितना है और एरिया कितना है। तो यही टर्म हो जाता है रेजिस्टिविटी, और यहीं से फॉर्मूला आया था R = ρL/A, R = ρL/A, जहाँ रो बराबर क्या हो गया, m/NE² टाउ। पहले भी हम लोग देखे थे, यही है। तो ईच कांस्टेंट यहाँ पे लिख लेंगे, ईच कांस्टेंट दिस इम्प्लाइज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज ओम्स लॉ। यही आपको क्या है, ओम्स लॉ।
रिड्यूस हो गया। बस यही 2 लाइन करना था, दिखाना था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होता है या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो ये ओम्स लॉ को डिड्यूस करना हुआ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव करना, फिर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना, फिर ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना, फिर ओम्स लॉ को डिड्यूस करना, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इसको डिराइव करना। तो ये सब चीज़ है जो कल का है और आज का जो है उसको आप लोग एक बार फिर से बना लीजिएगा। आगे इसी में आता है मोबिलिटी। इसमें आगे क्या है? मोबिलिटी। तो मोबिलिटी एक छोटा सा टर्म है, बस मोबिलिटी एक छोटा सा टर्म है कि मोबाइल मतलब चलने फिरने वाला को मोबाइल बोलते हैं। मोबिलिटी मतलब कौन कितना चल फिर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन का चलने की टेंडेंसी, मूव करने की टेंडेंसी क्या है। तो मोबिलिटी होता है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि पर यूनिट 1 न्यूटन कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज मोबिलिटी। यानी मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं, म्यू बराबर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ मोबिलिटी। और आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मोबिलिटी वीडी की जगह क्या रखेंगे, ई अपॉन एम टाउ, ई अपॉन एम टाउ वीडी की जगह, और यहाँ पे ई से ई कट जाएगा तो मोबिलिटी बराबर आ जाएगा ई अपॉन एम टाउ। तो हम देख रहे हैं कि ई तो हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम। यानी मोबिलिटी इज सेम, इट इज सेम फॉर ऑल मटेरियल, इट इज सेम फॉर नहीं सॉरी, इट इज सेम, या ऐसा बोलेंगे इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। यह किस पर डिपेंड करता है, ई और एम तो हर मटेरियल के लिए सेम होगा, टाउ जो है वह डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज, कितना आप वोल्टेज दिए हो, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हो, इससे मोबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई पूछ दे, मान लो कि करंट कैरिंग वायर है, उसमें हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। सुनने से लगता है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे, सुनने से लगता है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा फास्ट दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट दौड़ेगा तो मोबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, मोबिलिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी क्या होगा। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर यह डिपेंड ही नहीं करता है। तो मोबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, रिलैक्सेशन टाइम पर। यानी कोलिजन ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी कम होगा, कोलिजन ज़्यादा होने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। कोलिजन ज़्यादा कब होगा, टेम्परेचर जब ज़्यादा हो। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो कोलिजन जल्दी होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, मोबिलिटी घट जाएगा, मोबिलिटी भी घट जाएगा। तो लो टेम्परेचर पर मोबिलिटी ज़्यादा होता है, लो टेम्परेचर पर मोबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा। यही कारण है कि एक कंडक्टर के लिए मेटालिक कंडक्टर बिहेव्स एज ए सुपर कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर बिहेव्स एज ए सुपर कंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत लो टेम्परेचर पर वह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी, तब जाके ये चीज डिफिनीशन लिखाएंगे हम, ठीक है। तो अब हम यहां लिखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी।
ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। हम यहाँ जान रहे हैं कि रो बराबर क्या होता है, m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। इसी फॉर्मूला का यूज करके आपको यह डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फॉर मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर की अगर बात की जाए तो मेटालिक कंडक्टर में व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज एंड टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। क्या, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन क्या होगा, फास्ट होगा, और कोलिजन फास्ट होगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। इन रिजल्ट रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो इन रिजल्ट क्या होगा, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। मेटल के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। क्यों बढ़ जाता है, इसका कारण यही है, कोलिजन का बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज कैरियर डेंसिटी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज एंड टाउ डिक्रीजेज, इन रिजल्ट रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। इसमें और हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, बट नो मच इफेक्ट ऑन चार्ज कैरियर डेंसिटी, ऑन चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री चार्ज डेंसिटी पर असर पड़ता नहीं है, टाउ घट जाता है, नतीजा रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। लेकिन ये हो गया फॉर मेटालिक कंडक्टर। फिर इसमें दूसरा आता है फॉर सेमी कंडक्टर। क्या आता है, फॉर सेमी कंडक्टर। दूसरा है फॉर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के लिए अगर बात करोगे तो इन सेमी कंडक्टर तो क्या लिखेंगे कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, large amount of bonds, large amount of bonds are broken up, are broken up। ठीक है, when temperature increases large amount of bonds are broken up। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है लार्ज अमाउंट में बॉन्ड जो है वह क्या होता है, टूट जाता है। किसके द्वारा, हाई टेम्परेचर के द्वारा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो बॉन्ड टूट जाता है। एंड मोर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, मोर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, मोर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्रिएटेड। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो जाता है, जिसका नतीजा क्या है कि नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ गया, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ गया, बट ज़्यादा टाउ पर चेंज नहीं होता है, टाउ पर ज़्यादा चेंज नहीं होता है, या टाउ भी बोलेंगे यह इन बट नो मच इफेक्ट ऑन टाउ, या हम ऐसा बोलेंगे नो मच इफेक्ट ऑन रिलैक्सेशन टाइम। इसकी तुलना में जितना ये बढ़ जाता है उसकी तुलना में रिलैक्सेशन टाइम घटता नहीं है। जितना मतलब जैसे यह बढ़ गया 10 गुना, यह घट गया 2 गुना, तो इसका असर ज़्यादा हो गया, इसका असर कम पड़ा। तो n बढ़ जाने से क्या है, रेजिस्टिविटी घट जाता है। इन रिजल्ट क्या हो गया, इन रिजल्ट रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। ये बराबर एग्जाम में पूछता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज।
कि मेटल का रेजिस्टिविटी तो बढ़ जाता है लेकिन सेमीकंडक्टर का घट जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। उसके पीछे कारण क्या है कि मेटल का डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ घट जाता है, इसीलिए यह बढ़ जाता है। एन पर असर नहीं पड़ता मेटल के केस में, और सेमीकंडक्टर में एन बढ़ जाता है काफ़ी मात्रा में, टाउ घटता है ठीक बात है, लेकिन यह बढ़ता है काफ़ी मात्रा में, नतीजा यह घट जाता है, ये रेजिस्टिविटी घट जाता है। ठीक है, अब इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है कि क्या रेजिस्टिविटी होगा। तो फॉर अ प्रैक्टिकल रेंज, अगर बात की जाए प्रैक्टिकल रेंज की, फॉर प्रैक्टिकल रेंज ऑफ टेम्परेचर, resistivity varies linearly with temperature। टेम्परेचर के साथ लीनियरली वैरी करता है, इसीलिए जो फॉर्मूला आता है कि डेल्टा रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो नॉट के, इनिशियल कितना है, एंड डेल्टा रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर, की टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, और फाइनली आ जाता है डेल्टा रो बराबर अल्फा, यानी रो नॉट अल्फा डेल्टा। अल्फा कहा जाता है कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में आया है। तो इतना टेम्परेचर के साथ चेंज होता है रेजिस्टिविटी में, यानी किसी भी रो टी बराबर किसी भी टेम्परेचर पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ये चीज रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इस फार्मूला को यूज करने में थोड़ा सावधानी बरतना है, अलग अलग किताब में अलग अलग टाइप से इस फार्मूला को यूज करता है, वो चीज हम यहाँ लिख देते हैं। ये ध्यान रखना, रो टी रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा जो होगा पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव होगा फॉर मेटल एंड अल्फा नेगेटिव होगा फॉर सेमीकंडक्टर। नेगेटिव होने से क्या होगा कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टिविटी घट जाएगा, और मेटल में जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी उतना बढ़ जाएगा। अल्फा अगर पूरा कांस्टेंट है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप क्वेश्चन बनाओगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आपको अल्फा इज एवरेज्ड, अल्फा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये क्या होगा, रो T2 टेम्परेचर पर यह हो जाएगा रो T1 टेम्परेचर पर 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। जैसे दे देगा कि 30 डिग्री पर इतना है, 40 डिग्री पर कितना होगा, तो यहाँ 30 डिग्री वाला और यहाँ 40 डिग्री वाला। लेकिन बाकी जगह और बुक सब जो बनाती है वह किस प्रकार बनाता है, वह क्या है, बट इन अदर बुक्स आपको यहाँ जो लिखेगा वह लिखता है यहाँ रो टेम्परेचर, यहाँ लिखता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा, यहाँ लिखेगा थीटा और यहाँ अल्फा थीटा। तो यह क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यह थीटा डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में अगर θ1 और θ2 टेम्परेचर देखा जाए तो रो θ2 बटा रो θ1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा θ2 बटा 1 प्लस अल्फा θ1। यानी यह ज़्यादातर बुक में इसी प्रकार बनाता है कि इसको जो निकालता है, कंपेरिजन जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में, अल्फा जो डिफाइंड रहता है वह विथ रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री सेल्सियस, कि 0 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में यह फार्मूला रहता है। अल्फा इज डिफाइंड फॉर 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इज डिफाइंड
एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो अगर θ2 पर निकालना है, जैसे 40 डिग्री पर और 30 डिग्री पर पूछ दे, तो यहाँ 40 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री, यानी 40 डिग्री का रेजिस्टिविटी, 30 डिग्री का रेजिस्टिविटी, यहाँ 40 रखेंगे और यहाँ 30 रखेंगे, और ये रो नॉट क्या कट जाएगा। रो जो है रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी। तो वो क्वेश्चन देखने पर होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी, मतलब पढ़ना, मतलब इससे कभी बन सकता है, इससे बन सकता है, जो ऑप्शन मिल जाए वो, थोड़ा बहुत का अंतर आता है दोनों के आंसर में। एनसीईआरटी में इसी पर बनाया है जितना क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंपटीशन में इस फॉर्मूला पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी प्रकार रेजिस्टिविटी अगर ये है तो रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस लिखेंगे यहाँ, इफ नो मच चेंज इन लेंथ और एरिया, लेंथ एंड एरिया में अगर ज़्यादा चेंज नहीं होता है ऑफ वायर, देन रेजिस्टेंस भी उसी प्रकार लिखा जा सकता है, RT2 बराबर RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, या दूसरा फॉर्मूला जो यूज होगा R θ2 बटा R θ1 बराबर 1 प्लस अल्फा θ2 बटा 1 प्लस अल्फा θ1, जहाँ थीटा जो है θ1 एंड θ2 आर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। आप डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में आप बना सकते हो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे आप केल्विन में चाहे डिग्री सेल्सियस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस है टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में सेम ही होता है। हाँ, फ़ारेनहाइट में डिफरेंट है, तो फ़ारेनहाइट में नहीं, बल्कि डिफरेंस इन टेम्परेचर जहाँ भी है डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में आप सेम ही आएगा। ठीक है ना, बस ये था टेम्परेचर डिपेंडेंसी। और जो ग्राफ देखा गया है, ग्राफ भी कई बार आ जाता है, ग्राफ भी जो देखा गया है कुछ मटेरियल्स का टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, इस टाइप से ग्राफ देखा गया है कॉपर का। यह स्ट्रेट लाइन है, यह क्या है, स्ट्रेट लाइन। प्रैक्टिकल रेंज में देखोगे तो यह स्ट्रेट लाइन होता है, रेजिस्टिविटी लगभग इस टाइप का है, डेटा हमको नहीं ध्यान में है, वो एनसीईआरटी में फोटो है। निक्रोम का देखोगे, निक्रोम यह स्ट्रेट लाइन आता है शुरू से ही, लेकिन यह जो वेरिएशन है, वेरिएशन इज वेरी स्मॉल, वेरिएशन इज वेरी स्मॉल। इसका अगर डेटा देखते हैं यहाँ पे, यह डेटा क्या है, तो मालूम चलता है कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर होने के बावजूद भी रेजिस्टिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो निक्रोम, कॉन्स्टेंटन, टंगस्टन, इट्सेट्रा, इस टाइप का कुछ है, जिसमें क्या है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट वेरी मच, रेजिस्टिविटी डज नॉट वेरी मच ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर अगर बदलता है तो ये लोग का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है, ये लोग का अल्फा बहुत कम होता है, अल्फा बहुत कम होता है जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, निक्रोम का या कॉन्स्टेंटन या टंगस्टन। इसी कारण से इस वायर का यूज किया जाता है बल्ब में चाहे हीटर में।
क्योंकि बल्ब में टंगस्टन वो पहले वाला फिलामेंट वाला बल्ब था, और निक्रोम का वायर हो गया हीटर में, ताकि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी में बहुत फर्क नहीं पड़े, क्योंकि रेजिस्टिविटी में अगर बहुत फर्क पड़ेगा तो टेम्परेचर का तो काफ़ी अंतर होता है, तो करंट के फ्लो पर उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल चूज किया गया है जिस पर क्या हो, यह सब एलॉय है, यह सब क्या है, एलॉय है, निक्रोम एंड कॉन्स्टेंटन, कुछ मेटल्स का मिला के, हाँ, तो ताकि उसके रेजिस्टिविटी पर असर ना पड़े, टेम्परेचर बढ़े लेकिन रेजिस्टिविटी पर असर ना पड़े, पड़ता है कम पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। जो हम ओम्स लॉ पढ़े हैं वो ओम्स लॉ हमेशा सही नहीं रहता है। ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है दैट इज नॉट यूनिवर्सल, यह यूनिवर्सल नहीं है, एक पर्टिकुलर केस में ही यह सही है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो अगला ये टॉपिक पूछ देगा व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में पहला हो जाएगा, इट इज ओनली वैलिड फॉर मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक, यह तो सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के लिए वैलिड है और सारे कंडक्टर के लिए नहीं है। इट इज ओनली वैलिड फॉर मेटालिक कंडक्टर, बट इवन इन अ some range of current, some range of इलेक्ट्रिक करंट के कुछ रेंज में ही यह वैलिड है, ऐसा नहीं कि हमेशा। जैसे कॉपर के बारे में बोला गया है, अगर यह वोल्टेज है, यह करंट है, तो इसका क्या होगा, शुरू में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन बाद में जाके ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्या होगा, इस तरह से झुक जाएगा। यानी वोल्टेज बढ़ाओगे लेकिन करंट अब उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ तक ओम्स लॉ वैलिड है, यहाँ तक ओम्स लॉ वैलिड है, लेकिन इसके बाद ओम्स लॉ क्या हो गया, यहाँ ओम्स लॉ फेल्स, ओम्स लॉ क्या हो गया, फेल कर गया। एनसीईआरटी में जो ग्राफ देखोगे तो वह V और I का बनाया है, वह V और I का बनाया है, तो वहाँ ग्राफ ऐसे बनाया है और इसके बाद यह ऐसे मोड़ दिया है, बात बराबर है। ये ध्यान देना, ये ध्यान क्या रखना है कि करंट बढ़ना रुक जाता है, करंट अब उस रेट से नहीं बढ़ता है वोल्टेज बढ़ाने पर, क्योंकि हाई वोल्टेज पर क्या होता है कि कोलिजन बढ़ जाता है, हाई करंट पर कोलिजन बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह जाता है, रेजिस्टेंस उसके बाद कांस्टेंट नहीं रहता है। कोलिजन बढ़ने से क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ जाता है वायर का और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट चीज है, इसलिए वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज दुगुना करोगे करंट दुगुना हो जाएगा। लेकिन हाई करंट पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, इस कारण से अब वोल्टेज दुगुना करोगे तो करंट दुगुना नहीं होगा बल्कि 1.5 गुना होगा। करंट वोल्टेज 4 गुना बढ़ा दिए तो करंट 4 गुना नहीं बल्कि 4 गुना से कम 3 ही गुना होगा, 2.5 गुना होगा, ऐसा। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं, इसका कारण भी पता होना चाहिए कि एट हाई करंट it deviates from Ohm's law, Ohm's law से यह डिविएट कर जाता है, बिकॉज एट हाई करंट rate of collision increases and wire gets heat up, so resistance increases, resistance क्या होता है, increases and it not remains constant। अब यह कांस्टेंट नहीं रहता, जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाओगे हीट टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से वह नहीं फॉलो करता है, मेटल में भी हाई करंट पर नहीं फॉलो करता है। लेकिन मेटल के अलावा अगर सेमीकंडक्टर पे बात करोगे तो सेमीकंडक्टर में तो ऐसे भी फॉलो नहीं करता है, सेमीकंडक्टर में ऐसे भी फॉलो नहीं करता है, सेमीकंडक्टर डज नॉट फॉलो, सेमीकंडक्टर डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। बड़ी बेइज्जती हो गया ओम्स लॉ का, क्या
जैसे सिलिकॉन डायोड का अगर देखोगे, सिलिकॉन डायोड या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, तो उसका कुछ ग्राफ इस प्रकार होता है, इस टाइप से ग्राफ रहता है आई और वी का, और ऐसे पीछे जाके यह नीचे ग्राफ हो जाता है इस टाइप से। और गैलियम आर्सेनाइड का देखोगे, गैलियम आर्सेनाइड का, तो इसका ग्राफ जो है आई और वी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, बल्कि कुछ दूर तक स्ट्रेट है, उसके बाद ऐसे है, फिर ऐसे है। इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस को आता है, क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस भी संभव है, बट मेटल के लिए संभव नहीं है। मेटल में नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन सेमीकंडक्टर में है। गैलियम आर्सेनाइड जिससे एलईडी बल्ब बनता है, एक वोल्टेज तक करंट बढ़ेगा, बल्ब का रोशनी बढ़ेगा, फिर वोल्टेज बढ़ाने पर बल्ब का रोशनी घट जाएगा, उसके बाद फिर से बढ़ के फ्यूज हो जाएगा। तो यह होता है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ हर जगह फॉलो नहीं करता है, लेकिन हाँ हर पॉइंट पर अगर देखा जाए तो अलग अलग एक डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, कि अगर इस पॉइंट पर बोल दे रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो यहाँ रेजिस्टेंस वही हो जाएगा V बाई आई, यहाँ का रेजिस्टेंस फिर V बाई आई। किसी भी पॉइंट पर डायनेमिक रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो डायनेमिक यानी बदलता हुआ रेजिस्टेंस हर पॉइंट पर जब अलग अलग हो तो डायनेमिक रेजिस्टेंस बराबर होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा, यानी dV अपॉन डी आई, dV अपॉन, ठीक है, या ऐसा, हाँ डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई हम बोल सकते हैं कि कितना डायनेमिक रेजिस्टेंस यही होता है, dV अपॉन डी आई, चेंज इन वोल्टेज बटा चेंज इन करंट, इसको कहा जाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो आज के लिए फिर हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, आपको मालूम चलेगा कि सिल्वर का रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है, उसके बाद है कॉपर, फिर एल्युमिनियम। ठीक है, और सेमीकंडक्टर कार्बन, जर्मेनियम है, इंसुलेटर जैसे ग्लास हो गया, हार्ड रबर, माइका, वुड, एम्बर, ये सब आपको इंसुलेटर है। अब अगले क्लास को हम लोग कलर कोडिंग ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। ऐसे इस बार तो सिलेबस से शायद हटा दिया है। फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक हमारा ख़त्म होगा और नया टॉपिक शुरू होगा, जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास का पूरा रहेगा रजिस्टर्स पर आधारित, क्या रजिस्टर्स है और हाउ टू कंबाइन रजिस्टर्स इन ए सर्किट। ठीक है, आज चलते हैं, बाय बाय।